गो। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या वायर्स की। तो सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे इनके फ्यूचर आउटलुक की। तो विद्या वायर्स की अगर बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट की गई थी 1981 में, आनंद जो मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है वहाँ पर। और ये असल में डील करते हैं वाइंडिंग एंड कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स के। जो वायर के अंदर का हिस्सा हमको देखने को मिलता है जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम का होता है, ये बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेनली पावर एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये इत्यादि चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी इंडिया में, और इनका जो मार्केट शेयर है वो 5.70% का है। और कंपनी इसे 11% तक बढ़ाना चाहती है। कैसे, वो अभी हम आगे समझेंगे। और काफ़ी डाइवर्स पोर्टफोलियो है कंपनी का। 8,500 से भी ज़्यादा SKUs है, जिसमें ऑब्वियसली कॉपर एंड एल्यूमिनियम से ही दोनों डील करते हैं। और ये 12 कैटेगरीज में हैं, और वो कौन सी कैटेगरीज है हम आगे समझते हैं। और काफ़ी ज़्यादा वाइड कस्टमर बेस है। ऑल मेजर पावर एंड ट्रांसमिशन प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं, फ्रॉम सुजलॉन टू पावर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर टू अदानी एज वेल। तो ये काफ़ी डाइवर्स इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, कस्टमर बेस। और इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, दोनों आनंद में ही हैं। और इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इन्होंने किया हुआ है, जो इन हाउस ऑक्सीजन फ्री कॉपर रॉड्स मैन्युफैक्चर करते हैं ये कॉपर कैथोड से। और तकरीबन तकरीबन 60 से 70% की जो इन हाउस रिक्वायरमेंट होती है वो खुद ही उसे मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि अभी हम प्रोडक्ट्स पे एक नज़र डालेंगे। तो ये 12 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है, और इनमें 8,500 से ज़्यादा SKUs है कंपनी के पास। तो इसमें एनेमल्ड कॉपर वाइंडिंग वायर्स है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स है, और PV रिबन्स है, और काफ़ी सारा यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जो बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को केटर करती हैं। कोई अभी इन्होंने जो PV रिबन है ये मेजरली EV में यूज़ होता है। तो ऐसे करके अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में ये अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। और आप अगर यहाँ पे नज़र डालेंगे तो आपको कॉपर और एल्यूमिनियम ही मेनली नज़र आएंगे। तो जो जेन्युइनली एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं जो अपने बेस मेटल्स हैं उनकी प्राइसेस में काफ़ी उछाल देखने को मिल रही है, तो उससे क्या कंपनी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इस पे कंपनी का कहना है कि हम जो रॉ मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो भी कॉपर या एल्यूमिनियम है, ये पूरी तरीके से हेज करते हैं। जैसे कि अगर क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, क्लाइंट को अगर चाहिए कि एक्स अमाउंट हमको पर टन्स ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो जितना भी उसे रॉ मटेरियल उसमें रिक्वायर्ड होगा वो उसका ऑर्डर देगा, विद्या वायर्स को बोलेगा कि इस पर्टिकुलर एक्सचेंज से, जैसे कोई भी LME से बोलेगा कि इतना पर्टिकुलर कैपेसिटी आप कॉपर बुक कर लीजिए। और वही टाइम कंपनी अपने यहाँ पर LME में एक्सचेंज में वही टाइम बाय कर लेगी। और इस तरीके से वो जो एक्सचेंज रेट रहेगा वो भी RBI पे जाके वो उसे हेज कर लेंगे। तो पूरी तरीके से कंपनी का जो रॉ मटेरियल से लेना देना है वो पूरी तरीके से हेज है। और अगर कॉपर की प्राइस या एल्यूमिनियम की प्राइस बढ़ती है तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, और अगर वो गिरती है तो कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पूरी तरीके से हेज है, और कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइस से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली कंपनी का कहना है। और अभी हम जो बात कर रहे थे कि कंपनी ने अभी एक न्यू फैसिलिटी का कमेंसमेंट करने का अनाउंसमेंट किया था। ये जल्द ही हमको कमेंस होती दिखेगी फेज़ मैनर में। और इसकी लोकेशन है नरसंदा में, और जो कि सिर्फ 15 किलोमीटर है इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ से, जो कि आनंद में है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो अपने पुराने स्किल्ड लेबर हैं और जो अपना मैनेजमेंट है, उनको ज़्यादा दूर ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 15 किलोमीटर इज़ नॉट मच। और इनके जो एग्जिस्टिंग सप्लायर भी हैं वो भी अब उनको भी ऐसा सच कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा ही सा दूर उनको अब पहुंचाना है, तो वो भी मेंटेन्ड रहेंगे, और नए सप्लायर को इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैपेसिटी की बात करें तो फ़िलहाल अगर अभी कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी की
19,680 मेट्रिक टन्स की टोटल कैपेसिटी है। और जो ये न्यू फैसिलिटी ये लाइव आने वाली है कुछ दिनों में, वो खुद 18,000 मेट्रिक टन की होगी। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल कर लेगी जब ये न्यू फैसिलिटी लाइव आएगी। तो और इसमें प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी इस पर्टिकुलर जो प्लांट होगा उसमें हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स बनाएगी। जैसा कि हमने देखा अभी 12 कैटेगरीज कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती, 12 कैटेगरीज में अब 6 नए कैटेगरीज कंपनी इस पर्टिकुलर प्लांट के ज़रिए बनाना शुरू करेगी। और ये हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि कंटिन्यूसली ट्रांसपोज्ड कॉपर कंडक्टर्स हो गए, एनेमल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हो गए, या मल्टी पेपर कवर्ड कॉपर कंडक्टर हो गया, या पीवी रिबिन्स हो गया, और स्पेशलाइज्ड एनेमल्ड कॉपर स्ट्रिप्स हो गया जो ईवी कॉपर फॉइल्स में यूज़ होती है, और सोलार केबल्स में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे जो कैटेगरीज के प्रोडक्ट है कंपनी इस नए वाले प्लांट के ज़रिए मैन्युफैक्चर करेगी। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स है, तो इनके मार्जिन्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ये न्यू एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं। न्यू एनर्जी जो इक्विपमेंट्स है जैसे सोलार मॉड्यूल्स हो गए और ईवी हो गई, इनमें यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स है, इसीलिए इनमें मार्जिन थोड़ा कंपैरेटिवली हायर है। और अगर कमेंसमेंट की बात करें तो कमेंसमेंट फेबररी एंड में कंपनी ने का कहना है कि फ़ेज़ 1 हम शुरू करेंगे, यानी ये फेज्ड मैनर में शुरू होगी। और क्या नाम है, 4 से 5 महीने में ये पूरी तरीके से ओपन होनी चाहिए फेबररी के बाद। और इसका जो हमको मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही देखने को मिलेगा। और जैसे कि कंपनी पावर कॉरपोरेशन इंडिया को भी सप्लाई करती है, तो उसके लिए इनको कुछ अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये कह रहे हैं कि जो हम फेज़ 1 में जो शुरू करेंगे वो पहले ऐसे प्लांट्स में सप्लाई करना चालू कर देंगे जिसमें एज सच कोई इतनी रिक्वायरमेंट ना हो सर्टिफिकेशन हो या अप्रूवल की। तो वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स होंगे वो तकरीबन वो कंपनी लेते हुए चलेगी। और 4 से 5 महीने में हमको पूरी तरीके से ये जो प्लांट है वो लाइव आता दिख सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कंपनी को आखिर इतना बड़ा केपेक्स करने की, और इतना बड़ा जो कि हाँ, केपेक्स की अगर बात करें तो इस प्लांट में कंपनी ने 140 करोड़ लगाया है जो आईपीओ से उसने उठाया था। 240 करोड़, 270 करोड़ के आसपास का आईपीओ था, जिसमें से 140 करोड़ इस फैसिलिटी के लिए गए हैं, और 100 करोड़ अपना बोरोविंग्स रीपेमेंट और बाकी का जनरल कॉरपोरेट। तो इसको कंपनी को मतलब इतनी ग्रोथ दिखी तभी कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हमको डबल कर देना चाहिए अपनी कैपेसिटी को। तो उसके पीछे कुछ रीजंस है, ग्रोथ फैक्टर्स जिसको हम कह सकते हैं कि सोलार कैपेसिटी, जैसे कि हमने देखा ही है पिछले कुछ सालों से काफ़ी तेज़ी से सोलार में जो सोलार की कंपनीज भी है उनके भी रिजल्ट्स में हमको अब्रप्टली एक उछाल देखने को मिल रही है। मतलब उनके जो कंजम्पशन में भले ही उनके स्टॉक प्राइसेस में करेक्शन हो रहा हो वो अलग बात है। तो सोलार कैपेसिटी एज सच हमको ग्रो होती दिखेगी अप्रॉक्सीमेटली। जो ओवरऑल नॉन फॉसिल फ्यूल का जो बेस्ड इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो 50% से हमको ग्रोथ आती दिखेगी इन 2030 तक। और ईवी के कंजम्पशन में भी हमको एक थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ टाइम में। और पावर जनरेशन और जो ट्रांसफार्मर वाला अपना सेक्टर है पूरा, उसमें भी हमको एक अच्छी ग्रोथ आती दिख सकती है। और वो आती दिख रही है, इसलिए कंपनी इतने ऑप्टिमिस्टिक है अपने बिजनेस को लेकर। और इंडियन वायर एंड केबल्स मार्केट में भी एक अच्छी हमको ग्रोथ आती दिख रही है आने वाले कुछ सालों में। तो इन सब फैक्टर्स यही बेसिकली कंपनी के क्लाइंट्स है, सोलार हो गया या ईवी हो गई या पावर एंड ट्रांसफार्मर हो गए या पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गए या जो वायर्स एंड केबल्स का सेक्टर है। तो यही कंपनी के क्लाइंट्स है। और इन सारे जो एरियाज़ हैं, जो जिन जिन एरियाज़ को, जिन सेक्टर्स को कंपनी सप्लाई करती है, उनमें सब में इंडिविजुअली बहुत ही अच्छी आगे के आउटलुक लग रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कंपनी इतना एग्रेसिव केपेक्स मोड में गई है। बिकॉज कंपनी देखेंगे तो 40 साल से चल रही है, बट ऐसा एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपांशन उन्होंने अब जाकर उसका डिसीजन लिया है। तो दीज आर द रीजंस। तो अब फ्यूचर अगर आउटलुक की बात करेंगे
तो फ्यूचर आउटलुक में देखिए FY26 में अभी रिसेंटली कंपनी का थर्ड क्वार्टर के नंबर्स भी आए और काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। बट इसमें आपको एक और चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि आप सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ ना देखें, बिकॉज जैसे जैसे कॉपर की प्राइस बढ़ेगी तो उनकी जो ASP होगा, एवरेज सेलिंग प्राइस होगा, वो ऊपर जाएगा, तो उसकी वजह से रेवेन्यू में हमको टॉप लाइन में थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। बट वो जो ओवरऑल मार्जिन है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ ही साथ एक्सपेंस भी, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो ASP बढ़ेगा, उसके साथ रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ के वो मार्जिन इक्वल हो जाएगी, 4-5% का मार्जिन का ये गेम है। तो टॉप लाइन को हम इतना कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि हम लोग को एक अब्रप्ट पैराबोलिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स में। बट FY26 की बात करें तो अभी तक 9 मंथ में ही हमको जो पिछला जो FY25 है उसका टॉप लाइन का क्रॉस होता दिख रहा है। और अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो हमको 35-40% की तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर FY24 जो Q4 है उसमें भी हमको इन लाइन ही अगर रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि ये 400 करोड़ के आसपास, तो हमको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1600 से 1700 करोड़ का टॉप लाइन देखने को मिल सकता है। दैट इज़ 35-40% का ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये तो हुई। और अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो कंपनी अभी 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो इससे हमको ज़्यादा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे ज़्यादा रेवेन्यू आता दिखेगा हमको, बिकॉज 95 से 100 करने में भी, अगर 100 भी कर देते तो ऐसा जितना बड़ा हमको इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक कंजर्वेटिव लुक ले सकते हैं, 90% या उसके कमी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी लेंगे तो अगर अराउंड 400 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन आता है। और फिर अगर FY27 की बात करें तो कंपनी का कहना है कि उनका जो अब FY27 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी कैपेसिटी जो होगी 18,000 की जो न्यू कैपेसिटी वो भी लाइव आ जाएगी। तो ये टोटल मिलाकर कैपेसिटी हो जाएगी 37,680 मेट्रिक टन पर एनम की। तो इस पर कंपनी का कहना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 55 से 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा हमारा अगले साल तक। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वो ऑप्टिमिस्टिक है कि हमारा जो न्यू प्लांट आएगा वो आते ही साथ कितने अच्छा कंट्रीब्यूशन देने लगेगा। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि 60% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा 37,000 का, तो वो हमको दे देता है एक नंबर 22,000 मेट्रिक टन के अराउंड। और अगर अभी की बात करें जो 90 से 95% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है 19,000 मेट्रिक टन पे, तो वो कुछ आ जाता है 17 से 18,000 मेट्रिक टन के आसपास। तो हमको सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ ही अप्रॉक्सीमेटली 4,000 मेट्रिक टन की देखने को मिलेगी। और अगर वो हम लोग इसके 18,000 से उसको देखें तो वो खुद भी यहाँ तक कि कुछ तो जैसे 20% के आसपास की, 22%, 20 to 22% की वॉल्यूम ग्रोथ आती दिख सकती है FY27 में। और वैल्यू ग्रोथ तो वो डिपेंड करता है कि कॉपर की प्राइजेस कैसी रहती है। और मार्जिन हमको मोस्ट प्रोबेबली इन लाइन ही देखने को मिलेंगे, 4 to 5% के आसपास एबिटडा मार्जिन्स। और जो बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमको थोड़ी देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से, बट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो उन्होंने 100 करोड़ की रीपेमेंट करी दी थी। तो एक अच्छी हमको ग्रोथ आती दिख सकती है आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में। और अभी तो एज सच कंपनी 86-87% कुछ डोमेस्टिक ही सप्लाई कर रही है। तो जो एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी गिर गया है। बट कंपनी का कहना है कि वो एक्सपोर्ट्स को 25% तक देखना चाहते हैं। मतलब 25% एक्सपोर्ट अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो कंपनी का टारगेट होगा। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ अमेरिका में है, जैसे कनाडा और ये हो गया, अमेरिका हो गया, और मेक्सिको में है, और मिडिल ईस्ट में है, सऊदी में है, कुवैत और UAE में, और यूरोप में टर्की एंड फ्रांस में, और ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी प्रेजेंट है। तो कंपनी जहाँ पे चाइना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो जाती है वो कंपटीशन, वहाँ पे बहुत होता है। और कुछ जगहों पे कंपनी को टर्की से भी कंपटीशन मिलता है। तो ये कुछ प्रेजेंस है उनका एक्सपोर्ट्स में, और ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, और 25% चाहते हैं कि 25% तक कंट्रीब्यूट हो।
और आगे अगर रिसीवेबल डेज़ की बात करें तो अभी थोड़ा-सा हमको स्पाइक देखने को मिल रहा है। बट वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मतलब ऑल जो रिसीवेबल्स अभी है भी, वो 30 से 60 दिन के बीच में ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत साल से कहीं अटका हुआ पैसा। और ये कह रहे हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं कि 30 डेज़ का रिसीवेबल डेज़ और 20 डेज़ की इन्वेंट्री हो। ये हमारा टारगेट है और इसे जल्द ही अचीव करना चाहिए, कंपनी ने ऐसा कहा है। और अगले फाइनेंशियल ईयर में वो कह रहे हैं कि हम लोग को ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओसीएफ जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये कंपनी का कुछ आउटलुक है और देखते हैं। बट मतलब डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कंपनी को भी, और कंपनी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और डिमांड तो है सच, डिमांड का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कॉपर प्राइसेस और पैराबोलिक मूवमेंट लेती हैं तो हमको थोड़ा सा हो सकता है कि डिमांड में थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेशन देखने को मिले। बट कंपनी का एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है, और कब ये फैसिलिटी लाइव आती है और उस पर कैसा कंपनी को रिस्पॉन्स मिलता है वो भी देखना होगा। तो ट्रैकिंग जारी रखेंगे। यही कुछ बताना था। हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन सी कंपनी पे आपको एनालिसिस चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।